डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल सर साजिद अब्दुल्ला। आज हम इंग्लिश के छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस किस लिए इस्तेमाल करते हैं और दैट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट। दिस करीब की चीजों के लिए यूज किया जाता है और दैट दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करीब कोई चीज है, ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ मार्कर। तो क्या मतलब है इसका कि ये एक मार्कर है। दैट दूर की चीजों के लिए यूज होता है। कोई चीज हमसे थोड़ी दूर है, सपोज वहां विंडो है, तो हम कहते हैं कि वो एक खिड़की है। तो क्या क्या कहेंगे, दैट इज अ विंडो। दैट इज अ विंडो। तो क्या होगा, वो एक खिड़की है। मतलब करीब की कोई चीज की तरफ हमने इशारा करना है तो उसके लिए हम दिस कहेंगे। दूर की किसी चीज की तरफ हमने इशारा करना है तो उसके लिए हम दैट कहेंगे। तो दिस इज अ मार्कर, दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज बुक। करीब जितनी भी चीजें हैं, अगर वही चीजें हमसे दूर होंगी कहीं, तो फिर हम उसके लिए क्या कहेंगे, दैट इज अ रोड, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ बॉय। तो ये चीजें क्या है, दूर है। वो एक सड़क है, दैट इज अ रोड। वो एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। वो एक दरख्त है, दैट इज अ ट्री। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दिस करीब की चीजों के लिए और दैट दूर की चीजों के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा दीज और दोज। अच्छा, दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोस्त। अभी जो दिस है ये करीब की किसी एक सिंगल चीज के लिए, किसके लिए, सिंगल चीज के लिए। और दैट भी जो है ये दूर की किसी सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि ये दीज है, ये प्लूरल के लिए, जमा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। और दोस्त भी प्लूरल के लिए यूज होता है। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। अच्छा, इसी तरह से करीब की एक चीज इस्तेमाल करनी हो तो, करीब की एक चीज इस्तेमाल करनी हो तो हम दिस लगाएंगे। और अगर हमने करीब की ज्यादा चीजें इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, ज्यादा, तो उसके लिए प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। सपोज मैंने कहा कि ये एक मार्कर है, तो क्या हुआ, दिस इज अ मार्कर। और अब मेरे पास क्या है, चार मार्कर हैं, ज्यादा मार्कर हैं। तो अब क्या हम कहेंगे कि दीज आर मार्कर्स। दीज आर मार्कर्स। ये मार्कर हैं। अच्छा, हमने कहा, सपोज एक सेंटेंस हम छोटा सा लेते हैं कि ये एक लड़का है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बॉय। हमने कहना है कि ये लड़के हैं, ज्यादा लड़के हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, दीज आर बॉयज। क्या होगा, ये लड़के हैं, अब ये ज्यादा है। इसी तरह से कोई चीज हमसे दूर है, हमने इस सेंटेंस में कहा था दैट इज अ विंडो, वो एक खिड़की है। अगर हम कहेंगे कि वो खिड़कियां हैं ज्यादा, तो फिर हम क्या कहेंगे, दोस आर विंडोज। क्या होगा, वो खिड़कियां हैं। ये दोस्त का हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि वो लड़के हैं, या हम और कोई बात कर देते हैं कि वो आदमी हैं, या वो कारें हैं, ये कुछ भी हमने सपोज यही लिया लड़कों वाला ही, तो हम क्या करेंगे, दोज आर बॉयज।
अभी इससे हमें क्या पता चला कि दिस जो है ये करीब की एक चीज के लिए यूज होता है और दैट दूर की एक चीज के लिए यूज होता है। दीज करीब की ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है और दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस का प्लूरल या जमा दीज है और दैट का प्लूरल या जमा दोज है। आई होप कि इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ इज, एम, आर। अच्छा, इज, एम और आर ये समटाइम्स वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो, दीज का मतलब भी ये, दोज का मतलब भी वो। लेकिन ये दिस ये जो है ये एक चीज है और ये दीज ये जो है ये ज्यादा चीजें हैं। ये दैट वो जो है वो एक चीज है और ये वो जो है वो ज्यादा चीजें हैं। तो अब इस का क्या मतलब होता है? इस का मतलब होता है और एम का मतलब होता है उर्दू में हूं और आर का मतलब होता है हैं। अच्छा, इस जो है वो किसके लिए यूज होता है? इस हम लगाते हैं किसी सिंगुलर चीज के लिए, वाहिद चीज के लिए, चाहे वो करीब है चाहे वो दूर है। लेकिन इसका ताल्लुक करीब या दूर से नहीं होता है, इसका ताल्लुक जमाने से होता है। अगर कोई चीज है, मौजूद है हालिया जमाने में, मौजूदा जमाने में, और वो एक है, चाहे वो करीब है चाहे वो दूर है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए हम इज यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दिस इज, तो इज का मतलब क्या है? ये है। दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। ठीक है, इसी तरह से हम एम को बार बार डिस्कस करते हैं, आर। इसी इज का जो प्लूरल है वो क्या है? आर है। जिस तरह दिस का प्लूरल या जमा दीज है, इसी तरह से इज का प्लूरल या जमा जो है वो आर है। हमने एक चीज दिस की यूज की थी तो हमने इज लगाया, और अगर हमने दीज यूज करना है, दीज आर बॉयज, दीज आर मार्कर्स, तो जब ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो हमें क्या पता चला कि इज किसके लिए यूज होता है? एक चीज के लिए और मौजूदा जमाने में, चाहे वो करीब है चाहे वो दूर है। इसी तरह हमने यहाँ पर दैट को यूज किया, वो एक खिड़की है। अब एक है और है, दो शरायत, इसके लिए दो शरायत होनी जरूरी है कि एक तो वो चीज सिंगुलर हो, एक हो, और दूसरा वो चीज मौजूदा जमाने में हो, तो उसके लिए हम इज यूज करेंगे। और अगर वही चीज हो ज्यादा, तादाद में ज्यादा हूं, लेकिन वो मौजूदा जमाने में ही हूं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आर करेंगे। हमने जो है वो दैट के लिए इज यूज किया और दोज के लिए आर यूज किया। दिस के लिए इज यूज किया और दीज के लिए हमने आर यूज किया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इज और आर। अब बाकी रह गया बीच में एम। एम किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये आई, मैं। जब कोई आदमी अपने बारे में बात करेगा तो उसके लिए मौजूदा जमाने के लिए क्या यूज होगा? आई यूज होगा। आई के लिए, सिंगुलर के लिए, अकेला मैं, उसके लिए हम आई इस्तेमाल करेंगे। अगर उसी आई का प्लूरल हुई हो जाएगा तो फिर उसके लिए भी आर यूज होगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मौजूदा जमाने में है, एक है तो इज और ज्यादा है तो आर। लेकिन इसका कौन से जमाने से ताल्लुक है? मौजूदा जमाने से। इसके साथ हम अगली चीज जो है वो करेंगे, वो है जी was और were। अच्छा, अब यही चीजें इज, एम और आर मौजूदा जमाने में कोई किसी चीज को मेंशन कर रहे होंगे, एक चीज को या ज्यादा चीजों को, तो इज और आर होगा। अगर वही चीजें हम गुजरे हुए जमाने में उनकी तरफ इशारा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? was और were हो जाएगा। अच्छा, अब was क्या है? was बेसिकली इस का माजी है। was का मतलब क्या है? था या थी। और were का मतलब क्या है? थे या थी। मसलन वहां एक लड़का था तो क्या यूज होगा? was। वहां 5 लड़के थे तो क्या यूज होगा? were। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पे सपोज लेते हैं was की हम
एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। मतलब हम अब की बात नहीं कर रहे, हम गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, पहले वो लड़का था, अब वो आदमी हो गया है पूरा। तो क्या है, था के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज। इसी तरह से हम यहाँ पे कहते हैं कि दोज वर गर्ल्स, वो लड़कियां थी। किसी चीज का जिक्र हुआ है कि किसी ने पूछा कि जी वहां वो कौन था, तो आप कहते हैं लड़का था। कौन था, लड़की थी। कौन थे, लड़के थे। कौन थी, लड़कियां थी। तो ये क्या होगा, वो लड़कियां थी। तो वॉज और वर का ताल्लुक किससे है, गुजरे हुए जमाने से है। जैसे इस और आर का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है, इस एक चीज के लिए यूज होता है और आर ज्यादा चीजों के लिए। ऐसे वॉज का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से है, वॉज एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है और वर ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कि ये एम को तो हमने खाली छोड़ दिया, एम का गुजरा हुआ जमाना क्या होगा, तो एम के लिए भी वॉज ही यूज होता है। ठीक है, आई के लिए जितने भी सिंगुलर हैं, आई स्वेयर, जितने भी सिंगुलर हैं उनके लिए वॉज यूज होगा, और जितने भी प्लूरल है उनके लिए वर यूज होगा। शर्त क्या है कि जमाना गुजरा हुआ हो, माजी का हो। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ इट, देयर। ये दोनों अल्फाज दरअसल किसी चीज की कहीं मौजूदगी को जाहिर करते हैं। अगर हम इनके लुग़वी मानी लें तो वो तो इट को हम आमतौर पे ये कह देते हैं और देयर को हम आमतौर पे वहां कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका यूज जो है वो ये के और वहां के मानी में नहीं है, बल्कि किसी चीज की अवेलेबिलिटी, किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज के होने के बारे में है। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है कि अब 7 बजे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 7 o'clock नाउ। अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें, इट इज 7 o'clock नाउ, तो हम इट को अगर ये कह भी दें तो फिर ये जुमला क्या बनेगा, फिर बनेगा ये अब 7 बजे है। तो अब ये सेंटेंस जो है उर्दू में, ये जुमला ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो उर्दू में हम ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 7 बजे है। लेकिन इंग्लिश में हम इट किस तरह से यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, 7 बजे के होने के लिए यूज करेंगे। इसी तरह से हम कहते हैं बारिश हो रही है। ठीक, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट इज रेनिंग। अगर इट इज रेनिंग, रेनिंग का मतलब क्या होता है, बारिश होना। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें और फिर इट के मानी को हम उर्दू के जुमले के अंदर लेकर आए तो क्या होगा, ये बारिश हो रही है। तो कभी किसी ने कहा कि ये बारिश हो रही है या वो बारिश हो रही है, नहीं होता आमतौर पे। तो इसलिए उर्दू में इस ये को हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बारिश हो रही है। लेकिन इंग्लिश में हम इट यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इट जो है ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि यूज होता है, लेकिन ये सिर्फ किसी चीज के होने या उसकी मौजूदगी के बारे में हमें तासुर देता है। इसको इंग्लिश में हम इट को यूज करते हैं लिखने में, बोलने में, जबकि हम उर्दू में इसको यूज नहीं करते। अच्छा, इसी तरह से हम कहते हैं कि कमरे में 5 लड़के हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। अब देयर का मतलब हमने तो
कहा था कि इसका लुग़वी मतलब आमतौर पे वहां होता है, तो हम यहाँ पे वहां लिख दें अगर, तो हमारा सेंटेंस उर्दू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि वहां कमरे में, कहने को कह तो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस को ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब यही होगा कि हम बजाय ये कहने के वहां कमरे में 5 लड़के हैं, इसकी बजाय हम ये कह दें कि कमरे में 5 लड़के हैं, तो इसलिए हम उर्दू में वहां को हटाएंगे, जबकि इंग्लिश में हम देयर आर 5 बॉयज हम लिखेंगे। तो देयर भी इन अ सेंस इसके सब्जेक्ट के तौर पर जैसे यूज हो रहा है। हम कहते हैं बाग में फूल थे, तो हम क्या कहेंगे, देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देयर का मतलब अगर यहां पे लिया जाए तो फिर वही बात, इसको वहां लिख सकते हैं, वहां बाग में फूल थे, मुनासिब नहीं लग रहा। हम कहते हैं बाग में फूल थे, तो यहां पर भी किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए ये यूज हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन। आई होप इट और देयर का यूज आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है, नफी करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इस के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। क्या बन जाएगा, इट इज नॉट 7 o'clock के 7 नहीं बजे हैं। बारिश नहीं हो रही है, अगर हम नहीं करेंगे यहां पर तो क्या बनेगा, इट इज नॉट रेनिंग। ऐसे ही हम कहते हैं कमरे में 5 लड़के नहीं हैं, देयर आर नॉट 5 rooms, there were not flowers, या no flowers भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमने इसी तरह से हमने इससे पहले जो सेंटेंसेस किए थे, दिस, दैट, दीज और दोज वाले, उनका भी हमने नेगेटिव बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है। हम कहते हैं ये मार्कर नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ मार्कर। हम कहते थे कि वो एक लड़का है, तो अगर हमने कहना है कि वो एक लड़का नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉट अ बॉय। इसी तरह से हमने अगर इसका वो लेना है, इंट्रोगेटिव करना है, इसका हमने सवालिया बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके इस को या आर को उठा के पीछे ले आएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, इज इट 7 o'clock नाउ। तो अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो अब क्या हो गया, क्या 7 बजे हैं। ऐसे ही हमने इट इज रेनिंग जो है, इसको उठाना है और शुरू में लेकर आना है, तो इसको हम पहले लेकर आए हेल्पिंग वर्ब को, तो ये या अपने वर्ब को, तो ये क्या बन गया, इज इट रेनिंग। अब क्या बनेगा, इज इट रेनिंग और क्वेश्चन मार्क, क्या बारिश हो रही है। हमने कमरे में 5 लड़के हैं, अगर हमने कहना है क्या कमरे में 5 लड़के हैं, क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, इस आर को हम देर से पहले लेकर आएंगे, क्या बनेगा, आर देर 5 boys इन द रूम और क्वेश्चन मार्क। हमने इसका इंट्रोगेटिव करना है, क्या बाग में फूल थे, तो क्या करेंगे, इस वर्ब को उठाएंगे और देर से पहले यहां पर लेकर आएंगे, तो क्या बनेगा, वर देयर फ्लावर्स इन द गार्डन, वर देयर फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या बाग में फूल थे। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इन 3 चीजों का, हैज, हैव और हैड। अच्छा, हैज, हैव और हैड का मतलब क्या होता है, रखना।
रखना का मतलब ये नहीं कि कोई चीज यहाँ नीचे रख दी है, उसके लिए हम पुट यूज करते हैं, PUT पुट, या हम प्लेस यूज करते हैं। इस रखना का मतलब क्या है? किसी चीज की मलकियत होना। मसलन मैं एक मोटरसाइकिल रखता हूं, उसके अब्बा 2 कारें रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मलकियत में या मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसके अब्बा के पास 2 कारें हैं। तो ये हैज, हैव और हैड का मतलब होता है कोई चीज अपने पास रखना, किसी चीज का मालिक होना, कोई चीज अपनी मलकियत में होना, कोई चीज किसी के पास होना, या किसी के अपने कोई जिस्म का कोई हिस्सा होना। मसलन हम कहते हैं कि घोड़े की 4 टांगे होती हैं, तो उसको भी हम हैज की सूरत में यूज कर सकते हैं। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। सपोज हमारे पास एक है कि मेरे पास 10 किताबें हैं, तो क्या हम लिखेंगे? आई हैव 10 बुक्स। ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कि घोड़े की 4 टांगे होती हैं, तो हम क्या कहेंगे? द हॉर्स हैज 4 लेग्स। अच्छा, अब हमने यहां पे तो लगाया है हैव, और यहां पे हमने लगाया है हैज। ठीक है, तो फर्क क्या है? हैव क्यों लगा और हैज क्यों लगा? हैज जो होता है ये तब यूज होता है जब हमारे जुमले का जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट वो नाउन है तो सिंगुलर नाउन हो, नाउन है तो कौन सा नाउन हो? सिंगुलर नाउन हो। और अगर प्रोनाउन है तो वो हो ही, शी, इट। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउंस का होगा, उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है और ही, शी, इट की बाकियों की निस्बत क्या डिफरेंस होता है इसका। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक सिंगुलर नाउन हो या ही, शी, इट हो, तो फिर हम यूज करते हैं हैज। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन हो, एक से ज्यादा नाउन हो, या हमारे पास प्रोनाउन में बाकी चीजें हो जैसे आई, वी, यू, दे, तो फिर उसके लिए क्या यूज होता है? और उसके लिए हैव यूज होता है। मतलब इसका भी क्या होता है? रखना, और मतलब इसका भी रखना होता है। एक चीज मैं आपको और थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि बेसिकली हैव ही असल वर्ब होता है, हैज उसी हैव से डिराइव किया हुआ है। तो जब भी हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं तो वहां पे हैव, हैड, हैड, ये 3 फॉर्म्स यूज होती हैं। कभी भी हैज, हैड, हैड आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि हैज जो है वो बेसिक वर्ब नहीं है। हैज हमने कहां से लिया है? वो हम जब फर्स्ट उसको करेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस करेंगे, तो उस वक्त इस चीज की क्लियर आपको समझ आएगी कि हमने हैज कैसे बनाया हैव से। तो अभी आपको इतना बताना जरूरी है कि हैव जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। और हैज बेसिकली हैव से ही निकाला हुआ, ये उसी से डिराइव किया हुआ एक है। तो अब हम देखते हैं कि हैज और हैव को तो हमने यूज कर लिया। हैज हम यूज करेंगे किसके लिए? अगर हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? अगर हमारे पास मेन सब्जेक्ट कोई सिमिलर नाउन है, तो या फिर ही या शी है। हम उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन हम यहाँ पे कहते हैं कि उसके पास एक नई कार है, तो हम क्या कहेंगे? उसके सब सब्जेक्ट में लाएंगे, ही हैज अ न्यू कार। अगर ही है तो भी हैज लगेगा,
यहाँ पे अगर शी आ जाएगा तो भी क्या होगा, हैज ही लगेगा। इट आ जाएगा तो भी हैज ही लगेगा। जबकि बाकी सारी जो चीजें हैं उनकी सूरत में आई, वी, यू, दे, वो अगर होंगे तो फिर यहाँ पे हैव लगेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे हॉर्स की बात की थी, अगर हमने हॉर्सेस की बात करेंगे या हम लड़कों की बॉयज की बात करेंगे या हम दो चीजों की बात कर लेंगे, घोड़ा और बिल्ली, तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो प्लूरल नाउन आएंगे तो हैव यूज होगा, सिंगुलर नाउन आएंगे तो हैज यूज होगा। ही, शी, इट अगर प्रोनाउन के तौर पर आएंगे तो हैज यूज होगा, और आई, वी, यू, दे आएंगे तो फिर हैव यूज होगा। उसके बाद है जी हैड। अच्छा, अब हैज और हैव का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है और हैड का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि दिस और दैट के लिए अगर हम इज और आर लगाते हैं तो उसका ताल्लुक मौजूदा जमाने से है, और अगर उसी दिस और उसके लिए दैट के लिए अगर हम वॉज लगाते हैं तो उसका ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से है। तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज के लिए मौजूदा जमाने में किसी चीज की मलकियत को जाहिर करते हैं तो फिर क्या करेंगे, हैज और हैव लगाएंगे। अगर हमने इसके गुजरे हुए जमाने के लिए करनी है तो फिर हैड लगाएंगे। हमने ये सेंटेंस लिया था, मेरे पास 10 किताबें हैं, इसी सेंटेंस को हम पास्ट में करते हैं, मेरे पास 10 किताबें थी। तो अब क्या करेंगे, आई हैड 10 बुक्स। अब क्या हो गया, हैड हो गया। पहले क्या था, है था तो हैव था, थी है गुजरे जमाने में तो हैड है। उसके पास एक नई कार थी, उसके पास एक नई कार थी तो क्या होगा, he had a new car। यहां पर तो था he has a new car, उसके पास एक नई कार है। अब क्या हो गया, नई कार थी, तो इस हैज को क्या लेकर आए हैं, उसी के पास्ट में हैड के लिए हमने यूज किया है। इसी तरह से इसके भी अगर आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे, मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 10 किताबें नहीं हैं, आई हैव नॉट, द हॉर्स हैज नॉट, घोड़े की 4 टांगे नहीं होती तो नॉट। इसी तरह से उसके पास एक नई कार नहीं है, he has not a new car। मेरे पास 10 किताबें नहीं थी, not, I had not 10 books। उसके पास नई कार नहीं थी, he had not a new car। अगर हमने इसके इंट्रोगेटिव करने हैं तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने वहां पे क्या काम किया था कि इज, एम, और वॉज वर्ब को हम शुरू में लेकर आए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस हैज, हैव और हैड को हम क्या करेंगे, शुरू में लेकर आएंगे। अगर हमारे पास यही सेंटेंस आता है, क्या मेरे पास 10 किताबें हैं, क्या मेरे पास 10 किताबें हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या होगा, पहले हम क्या सोचेंगे कि हम क्या को हटा दें, अगर सिंपल सेंटेंस कर दें तो क्या बनता है, मेरे पास 10 किताबें हैं, तो क्या उसकी क्या ट्रांसलेशन थी, आई हैव 10 बुक्स। अब हमने क्या लगाया है तो इसी हैव को उठा के ले आएंगे पीछे, क्या बनेगा, हैव आई 10 बुक्स और क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क हम लाजमी लगाएंगे इस पे सवालिया जुमले पर। हम कहते हैं क्या, हम यही कर लेते हैं, क्या घोड़े की 4 टांगे होती हैं, तो क्या लिखेंगे, हैज द हॉर्स 4 लेग्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे हमारे पास एक जुमला था, उसके पास एक नई कार। हम कहते हैं क्या उसके पास एक नई कार है, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो फिर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर था ही हैज अ न्यू कार, तो क्या बनेगा, हैज ही अ न्यू कार, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से पास्ट में हमारे पास हैड था, तो अगर ये सवालिया बनेगा तो ये भी ऐसे बनेगा, मेरे पास 10 किताबें थी, हम कहते हैं क्या मेरे पास 10 किताबें थी, तो ये आई हैड 10 बुक्स की बजाय हम क्या करेंगे, हैड आई
10 बुक्स, और उसके पास एक नई कार थी, ये भी माजी में तो कहते हैं, क्या उसके पास एक नई कार थी, तो क्या बनेगा, ही हैड अ न्यू कार की बजाय बनेगा हैड ही अ न्यू कार। तो आई होप के हैज, हैव और हैड का प्रॉपर यूजेज आपको समझ आ गया होगा कि हैज और हैव मौजूदा जमाने में यूज होते हैं अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम हैज यूज करते हैं मौजूदा जमाने के लिए। हैव हम किसके लिए यूज करते हैं, मौजूदा जमाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, या अगर हमारे पास प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे है, तो फिर हैव यूज करते हैं। हैड हम किसके लिए यूज करते हैं, गुजरे हुए जमाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई कैद नहीं है, चाहे कोई सिंगुलर नाउन है, चाहे कोई प्लूरल नाउन है, चाहे ही, शी, इट है, चाहे आई, वी, यू, दे है, तो सब के लिए हम पास्ट में गुजरे हुए जमाने के लिए हम हैड यूज करते हैं। जी तो आज हमने इस लेक्चर में चंद एक बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें उनका यूजेज सीखा है, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, इज, एम, आर, वाज, वर, इट, देयर और हैज, हैव और हैड, हमने इतने अल्फाज का इस्तेमाल सीख लिया है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जो कि टेंसेस पे जाने लगे हैं, टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर की जान है। अगर किसी के 12 के 12 टेंस कंप्लीट उसको आते हों, तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, आपकी इंग्लिश के ऊपर कंप्लीट मास्टरी हो सकती है। लेकिन टेंसेस को शुरू करने से पहले हमने प्रोनाउन को थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करना है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रोनाउन के बारे में होगा। अगर आप प्रोनाउन को, उसके केसेस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके लिए टेंसेस को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।